Hello everyone, let's begin with a mixed bag revision of NISM series 15 research analyst। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम कवर करने जा रहे हैं हमारे 25 क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Earning before interest and tax is rupees 5 lakhs, that is EBIT is rupees 5 lakhs. The EBIT percentage of the company is 25% of business revenue, that means 25% of sales. The net profit of the company is 10%. प्रॉफिट जो है वो सेल्स के ऊपर कंप्यूट किया जाता है, that means 10% of sales is a net profit. The shares outstanding number is 4000. Calculate EPS. तो पहले हमें EPS कैलकुलेट करने के लिए चाहिए हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए सेल्स, और सेल्स हमें मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ आर एबिट। तो लेट्स स्टार्ट। जो रेवेन्यू स्टेटमेंट के डिटेल्स है उसे हम वर्टिकली लिखते हैं। पहले लिखेंगे सेल्स, फिर लिखेंगे एबिट, क्योंकि एबिट परसेंटेज हमें दिया है और हमें निकालना है प्रॉफिट। एज पर क्वेश्चन एबिट इज 25% ऑफ सेल्स। तो 25% अगर एबिट है तो सेल्स कितना होगा? सेल्स होगा 100। एबिट की वैल्यू हमें दी गई है जो है 5 lakhs की। तो सेल्स निकालना इज गोइंग टू बी वेरी इजी। 5 lakhs इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो आपको मिलेगा सेल्स। ये है आपका यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन हमने क्लास 5 में ही सीख लिया था। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 lakhs इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 20 lakhs। तो सेल्स कितने आ गए आपके? सेल्स हो गए 20 lakhs। अभी दिया गया है कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है, जो सेल्स के ऊपर कंप्यूट होता है। तो 10% ऑफ सेल्स इज नथिंग बट 2 lakhs। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आएगा आपका प्रॉफिट का अमाउंट 2 लाख का। तो इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 2 लाख। हमें कैलकुलेट करना है ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला आपको पता है, ईपीएस इक्वल टू प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमें दिए हैं 4000 के। तो ईपीएस इक्वल टू नंबर, नेट प्रॉफिट है आपका 2 lakhs का, और आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है वो है 4000। तो ईपीएस आपका आएगा ₹50। लेट्स चेक द ऑप्शंस नाउ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, ₹50। नेक्स्ट, करंट मार्केट प्राइस दिया है ₹480, पी है 12 टाइम्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%। कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए वापस सबसे पहले हमें चाहिए हमारा प्रॉफिट, क्योंकि डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट पे किया। डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट के परसेंटेज पे पे किया जाता है। कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दिया गया है, और कितना परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने रिटेन किया है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, जिसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम बैलेंस शीट में देखते हैं। हमारे पास करंट मार्केट प्राइस है, हमारे पास पी है, दैट मीन्स हम विद द हेल्प ऑफ पी रेशियो हमारा ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। EPS is nothing but our profit per share। तो P का फॉर्मूला हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। हमारे पास P है 12, करंट मार्केट प्राइस है 480 डिवाइडेड बाय EPS। तो EPS क्या आएगा यहाँ पे? 480 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज नथिंग बट ₹40। तो अभी हमें अर्निंग पर शेयर या प्रॉफिट पर शेयर मिल गया है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू ईपीएस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू 40 इंटू 60%, दैट इज ₹24। सो आपका डिविडेंड पर शेयर है ₹24। लेट्स लुक इनटू द ऑप्शंस। ₹40, ₹24, ₹16, ₹12। हमने कैलकुलेट किया था ₹24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड वाइड स्प्रेड सेलिंग द प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट बना रही है एक मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी कंपनी फॉर दैट मैटर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वाइड स्प्रेड नहीं है, एरिया कवर नहीं कर रहा है, तो क्या इसके प्रोडक्ट इफेक्टिवली सेल हो सकते हैं? कैन दिस प्रोडक्ट बी सोल्ड इफेक्टिवली?
प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनने से लेके एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी सिस्टम काम करता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बिस्लेरी, पार्ले जी, रिन, ये प्रोडक्ट आपको देश के सारे सिटीज में, स्मॉल टाउन्स में भी मिल जाते हैं। मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो काफी स्ट्रांग है। सर्विस सेक्टर का अगर एग्जाम्पल ले तो एसबीआई है या आईसीआईसीआई है, इन बैंक की जो बैंक्स या एटीएम है आपको जगह जगह पे मिल जाते हैं और इसकी सर्विस जो है वो वाइड स्प्रेड है। दैट मीन्स वो हर जगह पे अवेलेबल है। इसका प्रेजेंस जो है वो काफी स्ट्रांग है। जब भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस का रीच, प्रेजेंस या अवेलेबिलिटी स्ट्रांग होगी, वाइड स्प्रेड होगी, तभी तो वो प्रोडक्ट एज पर डिमांड कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आंसर इज फॉल्स। द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी इज शुड बी स्ट्रांग एंड वाइड स्प्रेड सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इफेक्टिवली। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। नेक्स्ट, in a dash, the acquiring company acquires all or a substantial portion of a stock of a target company and both entities typically continue to exist after that. एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। कंपनी ए है और दूसरी कंपनी है बी। कंपनी ए जो है यहाँ पे कंपनी बी का मैक्सिमम स्टेक अक्वायर करने जा रही है, तो कंपनी ए को हम बोलेंगे अक्वायरर और कंपनी बी क्या हो गई? कंपनी बी हो गई टारगेट कंपनी। फाइन। से कंपनी ए जो है कंपनी बी के 70% स्टेक लेने जा रही है, तो कंपनी ए यहाँ पे हो गई पेरेंट कंपनी, कंपनी बी हो गई टारगेट कंपनी। कंपनी ए के कंपनी बी में मेजर स्टेक है, शेयर होल्डिंग है विथ 70%, लेकिन कंपनी बी जो है वो भी कंपनी बी के नाम से ही बरकरार है, कंपनी बी के नाम से ही ऑपरेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अक्वायर किया है, लेकिन एयर इंडिया के नाम से ही फंक्शन कर रही है। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया है, लेकिन फ्लिपकार्ट जो है वो अपने नाम से ही चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ए ने बी को अक्वायर किया, लेकिन ए भी एग्जिस्ट करेगी और बी भी अपने नाम से ही एग्जिस्ट करेगी, अपने नाम से ही अपना बिजनेस चलाएगी। और इस कॉर्पोरेट एक्शन को एक्विजिशन या टेक ओवर कहा जाता है। तो ऑप्शन इज एक्विजिशन एंड टेक ओवर। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस? ऑप्शन देख लेते हैं। Movement in stock prices over the last 3 years, research report from a credit rating agencies, media report of a company and news about the company in social media. देखो, एक गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर आप बात करो तो एक कंपनी का इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एनालिसिस करना है तो हमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, वैल्यूएशन सारे पैरामीटर्स देखने होंगे। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ सकता है। सीआरएस जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट पर प्रेजेंट करते हैं, तो एक यूनिक टाइप ऑफ अ व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, एक अनबायस्ड व्यू जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो इश्यूअर कंपनी जो है वो और उसके जो इशू किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी क्रेडिबिलिटी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो अलग अलग फैक्टर्स के जरिए स्टैब्लिश करती है। तो मुझे लगता है कि रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये जो है वो ज्यादा बेटर और गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो ऑप्शन इज रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग कंपनीज। नेक्स्ट, the inventory turnover ratio measures the number of times inventory is rolled out by a company. It also shows the rate that inventory stock is sold or used or replaced by a company. ऑप्शन ट्रू और फॉल्स। इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, उसका रेलेवेंस क्या है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो मेजर करता है कंपनी की एफिशिएंसी इन मैनेजिंग द स्टॉक ऑफ गुड्स। अगर ओवर स्टॉकिंग होगा, दैट मीन्स एक्सेस स्टॉक कंपनी के पास है, तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो सकता है। और अगर अंडर स्टॉकिंग होगा तो इन दैट केस यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट उनके प्रोडक्शन के ऊपर आ सकता है और अल्टीमेटली सेल्स के ऊपर आएगा। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए मदद करता है। इसका फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपको देगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो है वो टाइम्स में डिनोट किया जाता है, तो आगे जाके आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो डेज में
या तो मंथ्स में। तो जितने भी टाइम्स का रेशो है डिवाइडेड बाय अगर 12 करेंगे तो हमें कितने मंथ की इन्वेंट्री रखनी है वो पता चलेगा, और अगर डिवाइडेड बाय 365 आप करोगे तो आपको पता चलेगा कितनी डेज की इन्वेंट्री जो है वो आपको स्टॉक में रखनी है। इसको थोड़ा न्यूमेरिकल के साथ भी समझ लेते हैं। तो कंपनी का से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹10 lakhs है, और जो एवरेज स्टॉक है दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करके जो निकला है ये है ₹2,50,000। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो विल बी 10 lakhs डिवाइडेड बाय 2,50,000, दैट इज नथिंग बट 4 टाइम्स। हमें डेज में कैलकुलेट करना है कि कितने दिन की इन्वेंट्री आपको रखनी है स्टॉक में। तो 365 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 4, और अगर मंथ्स में चाहिए तो हम करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे 365 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आंसर आएगा समवेयर अराउंड 91 डेज, और मंथ्स में अगर हम कंप्यूट करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा समवेयर अराउंड 3 मंथ्स। तो सेम ही है 91 डेज या 3 मंथ्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है हमें कैलकुलेट करके देता है कितनी इन्वेंट्री आपको स्टॉक में रखनी है या कितने टाइम की इन्वेंट्री जो है आपको स्टॉक में रखनी है। तो 3 महीने का रिक्वायरमेंट जितना है या 91 डेज का जितना रिक्वायरमेंट मेरा रहेगा उतनी इन्वेंट्री मुझे स्टॉक में रखनी जरूरी है। वापस एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंटरी इज रोल्ड आउट over by a company. It shows the rate that inventory stock is sold और यूज एंड रिप्लेस बाय अ कंपनी। तो एक कंपनी में इन्वेंट्री कितनी बार रोल आउट हुई थी, तो अपने एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे 4 टाइम्स जो है वो इन्वेंट्री रोल आउट हुई थी। मतलब एवरी 90 डेज के साइकिल में जो है या 3 मंथ्स के साइकिल में जो है आपका इन्वेंट्री रोल आउट हुआ था। So the option is A, true. Next, who is the manager of Indian government's debt borrowings? ये आंसर समझने के पहले देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को डेट की रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है, अपना फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए। देखो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग्स, मतलब जो भी टैक्सेस होते हैं या जो भी उनका डिसइन्वेस्टमेंट होता है उनसे उनको पैसे आते हैं, और गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज या जो भी उनके एक्सपेंसेस है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के सैलरीज हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की सैलरीज हो गई, अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए, इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। अभी जितना भी पैसा आया दैट इज इनफ्लो और गया वो आउटफ्लो। जब आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है दैट मीन्स 100 रुपीज का आउटफ्लो है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, और इनफ्लो जो है वो से 97 रुपीज का है। तो गवर्नमेंट के पास अभी 3 रुपए कम है अपने प्रोजेक्ट्स को पुश करने के लिए या अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। ये 3 रुपए जो है वो गवर्नमेंट रेज करेगी थ्रू डेट बोरोइंग, और इसके लिए गवर्नमेंट को हेल्प करता है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का मैनेजर है। तो इंडिया का जो डेट बोरोविंग सिस्टम है इसको पब्लिक डेट मैनेजमेंट भी बोला जाता है, और ये कैरी आउट करता है आरबीआई। तो करेक्ट आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट, which of these can be considered as a threat in the SWOT analysis of a company? SWOT analysis, that is strength, weakness, opportunities and threat. जो फर्स्ट 2 एस्पेक्ट है या 2 एट्रीब्यूट्स है SWOT एनालिसिस के, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो इंटरनल फैक्टर्स है ऑफ एनी कंपनी, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एनी कंपनी। तो हम देखेंगे कि एक्सटर्नली कौन से फैक्टर्स यहाँ पे है जो कंपनी के परफॉर्मेंस को थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, उसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। द पेटेंट हेल्ड बाय अ कंपनी आर एक्सपायरिंग, तो ये इंटरनल मैटर हो गया है कंपनी का। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज वेरी वीक, तो ये वीकनेस हो गया कंपनी का और वो इंटरनल मैटर है। एंड लास्ट है नेचुरल कैलामिटीज और पैंडेमिक लाइक सिचुएशन। हाँ, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, तो थ्रेट में जो है ये फैक्टर आएगा। तो ऑप्शन है नेचुरल कैलामिटीज और पैंडेमिक लाइक सिचुएशन। अच्छा, अभी यहाँ पे एक ये भी हो सकता है, जैसे हमने पेंडेमिक में देखा था कि कुछ कंपनीज जो है उन्होंने काफी सारा पैसा बनाया, काफी सारा अच्छा उनको रिजल्ट्स मिले हैं, दैट इज फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज है या कोई रिटेल बिजनेसेस है, उन्होंने अच्छा किया है। लेकिन वहीं पे कहीं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है या एविएशन इंडस्ट्रीज है उनको, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, उनको काफी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा था। तो हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि ये सिचुएशंस कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज के लिए फेवर में जाएगी, एज अ अपॉर्चुनिटी काम करेगी, और कौन सी इंडस्ट्री के लिए जो है वो थ्रेट क्रिएट करेगी। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ इंटेंस इंडस्ट्री राइवलरी, innovation and customer service in business are very necessary.
गोज विदाउट सेइंग दैट इंटेंस बिजनेस राइवलिटी का मतलब है ज्यादा सप्लायर हो सकते हैं यहाँ पे और कम बायर्स है, या बायर के पास बाय करने के लिए काफी ज्यादा चॉइसेस है, ज्यादा ऑप्शंस है। आपके बायर को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके जो प्रोडक्ट्स है उसमें कंटिन्यूस इनोवेशन लाना पड़ेगा, नए नए चेंजेस लाने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम आपका सेल सर्विस जो है या कस्टमर के लिए जो सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस है, उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि आपके पास कस्टमर वापस आए, रिपीट ऑर्डर लेके आए और आपका जो कस्टमर बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो इनोवेशंस या प्रोडक्ट अपडेट की वजह से जो है कस्टमर को वैरायटी मिलती रहती है, और आफ्टर सेल सर्विस जो है वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कस्टमर का फेथ जो है वो आपके साथ बना रहता है। तो इट इज ट्रू दैट व्हेनेवर देयर इज अ इंटेंस इंडस्ट्री राइवलरी, innovation and customer service in business are very necessary. Next, a bond with a face value of rupees 10,000 and a coupon rate is 11%. The expected rate of return is 8.75%. What would be the value of the bond? Very important question. इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के बहुत बार एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि बॉन्ड वैल्यू और इंटरेस्ट रेट जो है इनका इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। इस क्वेश्चन के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपकी बॉन्ड की फेस वैल्यू जो है वो है 10,000 रुपीज की, और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है प्रीवेलिंग जो चल रहा है वो है 11%। दैट मीन्स इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिल रहा है अभी, तो रिटर्न उसको मिल रहा है 1100 का। दैट मीन्स 10,000 इंटू 11%। अभी करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मार्केट में, तो करंट इंटरेस्ट रेट है ऑन द सेम बॉन्ड, सेम क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड के ऊपर का इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 8.75%। दैट मीन्स कितना उसे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा अभी अभी इन्वेस्ट करेगा तो अभी इन्वेस्ट करने के बाद इसको मिलने वाला है 875। पहले के जो बॉन्ड्स थे उसके वो 11% के थे, और करंट बॉन्ड जो मार्केट में अवेलेबल है सेम क्रेडिट रेटिंग के वो है 8.75% के। कौन सी बॉन्ड ज्यादा वैल्यूएबल है, तो पहले वाले बॉन्ड जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर ये 10 साल के बॉन्ड है तो 10 साल तक मुझे 1100 मिलेगा, जबकि करंट रेट के हिसाब से मुझे 875 मिलेगा। तो मतलब मार्केट में या इकोनॉमी में जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो जो पहले के जो बॉन्ड्स है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। गॉट इट? सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? तो जो प्रीवियस बॉन्ड है दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव। ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, लेस देन द फेस वैल्यू, इक्वल टू फेस वैल्यू, इनसफिशिएंट डेटा। 10,000 की जो फेस वैल्यू वाला बॉन्ड है विथ 11% इंटरेस्ट वो ज्यादा वैल्यूएबल है, तो वो 10,000 से ज्यादा वैल्यू जो है वो कैरी करता है, क्योंकि करंट मार्केट में जो है सेम बॉन्ड आपको 8.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो ऑप्शन इज 1 ग्रेटर देन द फेस वैल्यू होगा तो करंट मार्केट प्राइस बढ़ी हुई दिखेगी, कम डिमांड होगा, सप्लाई ज्यादा होगा तो करंट मार्केट प्राइस घटेगी। The option is demand and supply of securities in the stock exchange, and this is not a valuation parameter. The formula for calculating the current yield of a bond is, फॉर्मूला देखने के पहले देखते हैं कि करंट यील्ड का मतलब क्या है। तो करंट यील्ड ऑफ अ बॉन्ड ये मेजर करता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अ बॉन्ड कितना है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड की फेस वैल्यू ₹100 की है और आपने मार्केट में इसको खरीदा है 102 रुपए में, तो और उसका जो इंटरेस्ट रेट है से 10% का है। तो अभी करंट यील्ड फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, दैट इज 10%, डिवाइडेड बाय आपने कितने में खरीदा 102 में, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 करो, क्योंकि यील्ड जो है हमेशा परसेंटेज में डिनोट होता है। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कूपन, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट, डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, not face value of the bond. Current price is 102 into 100. The formula for calculating current yield is coupon divided by current price of the bond. Next, why are yield on government bonds usually lower than that of a corporate bonds? आपको पता है गवर्नमेंट जो है ये जब भी बॉन्ड इशू करती है तो ये बॉन्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट से यूजुअली कम रहते हैं। रीजन क्या हो सकता है? मेजर रीजन यहाँ पे यह है कि गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर या प्रिंसिपल पेमेंट के ऊपर कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे कम है तो गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी एंड गवर्नमेंट कैन रीपे
इट्स डेट ऑब्लिगेशंस, फिर वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो या प्रिंसिपल के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट रिस्क है या जिसे हम क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ कम एसोसिएटेड है या नील है इन केस ऑफ इकोनॉमी इज वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट में कभी भी कोई एक क्रेडिट इवेंट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है, और अच्छे अच्छे कंपनीज भी अपने बॉन्ड पेमेंट के ऊपर या इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर डिफॉल्ट कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड ज्यादा सेफ माने जाते हैं, इसलिए जितना ज्यादा सेफ उतना कम रिटर्न, मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न। तो ऑप्शन इज government bonds carry less market risk than corporate bonds, government bond carry less credit risk than corporate bond। मार्केट रिस्क दोनों के लिए सेम है, लेकिन क्रेडिट रिस्क जिसको हम डिफॉल्ट रिस्क बोलते हैं ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का ज्यादा हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड इन स्टेडी इकोनॉमी इज लेस और नील के बराबर हो सकती है। तो इसके लिए ऑप्शन जो है ये बी है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, गवर्नमेंट इज ए नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सो इट्स ऑफर लोअर इंटरेस्ट रेट। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी कंपनीज होती है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट ऑल्सो वांट ऑलवेज वांट और इंटेंड टू हैव व्हेनेवर इट इज अ कंपनी इट शुड मेक प्रॉफिट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रहती है, लेकिन हाँ जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करती है। तो ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैरी लेस क्रेडिट रिस्क देन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। नेक्स्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका फॉर्मूला दिया है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट्स ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट इनटू 1 माइनस टैक्स वेट ऑफ डेट। एक्चुअली स्पीकिंग ये जो फॉर्मूला है वो गलत है। क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी, करेक्ट है। मल्टीप्लाई नहीं होते हुए जब भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप करते हो तो आप ऐड कर रहे हो दोनों के रिटर्न्स या दोनों का परसेंटेज ऑफ बर्डन, और दोनों को ऐड करते हुए आप फाइंड आउट कर रहे हो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो आंसर क्या आना चाहिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू 1 माइनस टैक्स वेट ऑफ डेट। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक कंपनी है, उसका टोटल कैपिटल जो है वो 1 करोड़ का है। टोटल कैपिटल का मतलब क्या होता है, डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। ओके, अभी इसमें जो इक्विटी का पोर्शन है ये है 60 लाख का। ओके, और डेट का जो पोर्शन है यहाँ पे ये है से 40 लाख का, क्योंकि इक्विटी अगर 60 होगी तो डेट कितना होगा, 40 होगा। टोटल मिला के कितना हो गया, तो टोटल पोर्शन हो गया है आपका 100 लाख, दैट मीन्स नथिंग बट 1 करोड़ का। फाइन, अभी ये कितना है यहाँ पे प्रोपोर्शन, यहाँ पे इक्विटी का प्रोपोर्शन जो है वो 60% है, और डेट का परसेंटेज कितना होगा, 40 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख इंटू 100, तो ये होगा 40%। टोटल हो गया आपका 100%। अभी जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, और डेट जो है वो आपको पड़े है 8% पे। 8% 1 माइनस टैक्स निकालने के बाद जो है वो 8% जो आपको उसका कॉस्ट पड़ा है। तो हमने अभी इक्विटी और डेट दोनों का वेट निकाला, दैट इज 60 एंड 40% रेस्पेक्टिवली। अभी देखेंगे कि इक्विटी का कितना बर्डन कंपनी पे आ रहा है और डेट का बर्डन कितना आ रहा है। तो 60% इंटू 10% हम करते हैं तो आता है 6%, और 40% इंटू 8% अगर आप करोगे तो आएगा आपका 3.2%। और टोटल कितना होगा, तो टोटल जो आपका बर्डन है यहाँ पे वो टोटल बर्डन आपका आएगा 6% प्लस 3.2%, दैट इज 9.2%। तो 9.2% जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो आपने 6 प्लस 3.2 किया तो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसके लिए आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, the central bank of a country changes from expansionary fiscal policy to contractionary fiscal policy, the equity market are likely to go, option देखते हैं, up, down, fiscal policy have no impact on equity market, none of the above।
एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में सेंट्रल बैंक जो है वो अपना रेपो रेट जो है वो घटा देता है, जिससे आपके जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाते हैं मार्केट में, और आपके जो लोन्स है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उसके ईएमआई क्या होंगे, उसके ईएमआई अभी कम आ जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो घट गया। उससे क्या हो जाएगा, मार्केट में एक बाइंग के लिए या एक आपको जो बोलते हैं ना कि एक खर्चे के लिए एक बूस्ट मिल जाएगा। लोग ज्यादा खर्च करेंगे, लोग ज्यादा लोन लेंगे, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट का बर्डन आपके ऊपर कम है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा, रेपो रेट बढ़ाएगा तो जो लोन्स है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि ईएमआई बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट ओवरऑल बढ़ गया। तो अभी लोग जो है वो एक्सपेंस कम करेंगे, जैसे लोन कम लेंगे। लोन कम लेने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आएगा डिमांड में। जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ता है वो टाइम पे आरबीआई चाहती है कि इन्फ्लेशन घटे, और उसके लिए इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई बढ़ा देती है, जैसे रेपो रेट जो है वो आरबीआई बढ़ा देती है। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो लोगों का एक शिफ्ट हो जाएगा, एक इन्वेस्टर का शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम इक्विटी टू डेट, क्योंकि डेट जो है वो अभी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। डेट इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, मिलेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक शिफ्ट देखने को मिलेगा, इक्विटी से पैसा निकाल के डेट में इन्वेस्टमेंट होगी, और यहाँ पे जो है इक्विटी मार्केट फॉल हो सकता है, क्योंकि डिमांड जो है वो इक्विटी स्टॉक के लिए मार्केट में कम हो जाएगी। सो द ऑप्शन इज डाउन। If the central bank of a country changes from expansionary fiscal policy to contractionary fiscal policy, the equity market are likely to go down. Next, if an investor is not able to sell his investment when desired, or it has to be sold below the intrinsic value, or there are high cost of carrying out the transaction, then this risk is called as। यहाँ पे इन्वेस्टर को चाहिए कि अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट में बेचे, लेकिन जो सोचा था वो रेट पे नहीं मिल रहा है, या उसको इनकैश करना पॉसिबल नहीं है, कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली, ऐसे रिस्क को क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। एक्चुअली स्पीकिंग, जब भी आप आपके इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली इनकैश नहीं कर सकते हो, या जो डिजायर रेट आपका था वो आपको नहीं मिल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट, a rise in national income will surely lead to a rise in standard of living of its citizen, true or false। पहले तो देखना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन जो है वो डिटरमिन होता है एक्चुअली स्पीकिंग पर कैपिटा इनकम ऑफ अ सिटीजन। तो पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम घटेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटेगा। नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ गया लेकिन पॉपुलेशन भी अगर वही प्रोपोर्शन में या उससे ज्यादा बढ़ा तो पर कैपिटा इनकम जो है वो घट सकता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो डिनोमिनेटर बढ़ गया लेकिन न्यूमरेटर भी बढ़ गया तो कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर अगर उतना ही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। तो नेशनल इनकम विल श्योरली लीड टू अ राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ सिटीजन, दैट इज नॉट ट्रू। नेशनल इनकम के साथ अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में है, नेशनल इनकम बढ़ गया है, पॉपुलेशन कंट्रोल में है, तो हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। तो ऑप्शन इज श्योरली का मतलब तो फॉल्स ही है। तो ऑप्शन इज फॉल्स। नेक्स्ट, मार्केट रिस्क आर फैक्टर इन बीटा कैलकुलेशन, ट्रू और फॉल्स। बीटा जो है ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, ओवरऑल मार्केट के सामने आपका स्टॉक कितना वॉलेटाइल है ये बीटा से हमें समझ में आता है। तो अभी ओवरऑल मार्केट का बीटा कितना होगा, तो वो होगा हमेशा 1। तो बीटा ऑफ द मार्केट ये हमेशा 1 रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि स्टॉक जो है उसका बीटा 1.8 है और मार्केट 10% बढ़ता है, तो स्टॉक कितना बढ़ेगा, स्टॉक कितना बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि बीटा जो है वो स्टॉक का 1.8 है, तो 1.8 इंटू 10 करेंगे तो स्टॉक 18% बढ़ने के चांसेस है जब मार्केट 10% बढ़ता है। और जब मार्केट 10% घटेगा तो हम 10 इंटू 1.8 दैट इज 18%, स्टॉक जो है वो घटने के चांसेस है। और अगर स्टॉक का बीटा 0.5% होगा तो इन दैट केस मार्केट अगर 10% बढ़ा तो स्टॉक जो है वो 0.5 इंटू 10 दैट इज 5% बढ़ेगा। और मार्केट अगर 10% घटा तो स्टॉक जो है वो 5% घटने के चांसेस है। तो मार्केट रिस्क जो है वो बीटा से डिनोट की जाती है, इसलिए ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट,
business models, SWOT analysis, competition in the industry, market share, corporate governance, etc. are dash parameters. कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो क्या है, ओवरऑल मार्केट के सामने कंपनी के प्रोडक्ट का शेयर कितना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट मीन्स फैट, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो कंपनी की क्या है, सारी चीजें जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बताती है कंपनी के। इसके लिए ये क्वालिटेटिव पैरामीटर्स है। हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, वैल्यूएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इज क्वालिटेटिव। नेक्स्ट, the sales are 200% of operating profit and the operating profit is 400% of net profit. Compute the net profit margin in the business. ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर को बहुत पसंद है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। इन रेवेन्यू स्टेटमेंट के एट्रीब्यूट्स को हम लोग टॉप टू बॉटम लिख देते हैं। तो पहले आएगा हमारा सेल्स, फिर आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर लास्ट में आएगा हमारा प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। द सेल्स आर 200% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 रुपीज के होंगे तो सेल्स कितने के होंगे, 200 रुपए के। ओके, क्योंकि सेल्स कितने हैं, डबल दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 400% ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट के 400% है। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट होगा अगर 100, ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा 400, क्योंकि ये कितना है 400% है ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 400। तो सेल्स कितना होगा, क्योंकि ये इसके डबल है तो सेल्स होगा कितना 800, डबल 400 का डबल 800। अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट द नेट प्रॉफिट मार्जिन इन द बिजनेस। अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे आता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स into 100. That means 100 divided by 800 into 100. That is 12.5%. क्या किया आपने, नेट प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट जो 100 है डिवाइड किया सेल्स जो 800 है इंटू 100 किया, क्योंकि आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए। 12.5% आ गया आपका आंसर। अभी हम आंसर चेक कर लेते हैं। 12.5, 24, 10.5, 25. The answer is 12.5. Next, EBIT percentage of business is 50% with an EBIT of rupees 5 lakhs. Net profit margin is 25%. The number of shares outstanding is 25,000. Calculate EPS. EPS calculate करने के लिए हमें चाहिए profit. तो पहले हम इसे जो ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रेवेन्यू स्टेटमेंट में वर्टिकल फॉर्मेट में डालते हैं। पहले हमारे पास आएंगे सेल्स, फिर आएगा एबिट, क्योंकि एबिट इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और उसके बाद आएगा प्रॉफिट। ओके, अभी हमारे पास एबिट कितना है, एबिट परसेंटेज इज 50% ऑफ सेल्स। तो एबिट परसेंट 50 है तो सेल्स हो जाएंगे आपके 100%। बिजनेस का मतलब होता है सेल्स, और एबिट जो है वो है 5 लाख का, तो सेल्स आपके हो जाएंगे 10 लाख के। नेट प्रॉफिट मार्जिन है आपका 25%। नेट प्रॉफिट मार्जिन हमेशा सेल्स पे कैलकुलेट होता है, तो 25% ऑफ 10 लाख जो है वो आपका आ जाएगा 2,50,000। अभी फाइंड आउट करना है आपको ईपीएस। इट इज वेरी वेरी सिंपल। ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स। तो अमाउंट इज 2,50,000 जो प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय आपके 25,000 जो है वो शेयर्स है, तो इट इज नथिंग बट ₹10 पर शेयर। तो ईपीएस है आपका ₹10 पर शेयर। ऑप्शन देखते हैं, ₹10 पर शेयर।
Along with SEBI and other regulators under the Companies Act, RBI also regulates equity share market. RBI equity share market regulate नहीं करता है, RBI जो है मनी मार्केट रेगुलेट करता है। तो मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट फ्लोट होते हैं उनकी वैलिडिटी 1 दिन से लेके 365 डेज की रहती है, और उनके सिक्योरिटीज के ऊपर का जो रेगुलेटर है वो RBI है। तो सेबी जो है ये रेगुलेट करता है आपके कैपिटल मार्केट को, जहाँ पे इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल मोर देन 1 ईयर ऑफ वैलिडिटी वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो वहां पे फ्लोट होते हैं, और उसका रेगुलेशन सेबी करता है। लेस देन 1 ईयर वाले रेगुलर जो वैलिडिटी है उसका RBI करता है। तो ऑप्शन इज फॉल्स। नेक्स्ट, as per the SEBI standard of corporate governance, independent directors should constitute at least -% of board if a chairman is an executive director. जब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहता है तभी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है जिनका कंपनी के साथ कोई भी पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं है वो मोर देन 50% होंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसे सेबी स्टैंडर्ड बोलता है ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ऑप्शन शुड बी 50%। तो ऑप्शन यहाँ पे है 50%, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ हमने 25 क्वेश्चंस पार्ट 1 में कवर किए हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के लिए आप पार्ट 2 देख सकते हैं। NISM सीरीज 15 रिसर्च चैनल से कंप्लीट ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो और एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री वीडियोस भी वॉच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।